सामने बच्चों, अभी पिछली क्लास के अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियोस के अंदर वो कॉकरोच तक का था। तो आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास कॉकरोच से आगे की चीज़ हैं। लाइक अगर हम आगे की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं क्या, वो बेसिकली हमारे पास आ जाता है फ्रॉग। ठीक है, यानी रिस्पायरेशन इन फ्रॉग या गैस एक्सचेंज इन फ्रॉग। ठीक है बच्चों, हम इन तमाम चीज़ों को आज की क्लास के अंदर डिटेल डिस्कस करते हैं। देखें, अगर फ्रॉग की बात की जाए तो फ्रॉग बेसिकली हमारे पास किस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। फ्रॉग के बारे में आप कहते हैं फ्रॉग इज़ एम्फीबियंस। ठीक है, और एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस का मतलब होता है डुअल नेचर का। डुअल नेचर मतलब जो लैंड के ऊपर भी रह रहा है और जो कहाँ रह रहा है, जो वाटर के ऊपर भी रह रहा है। ठीक है, ये डुअल नेचर है। तो इसके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है या मोड ऑफ रेस्पायरेशन होता है वो भी डिफरेंट तरह का होना चाहिए। जो गैसेस एक्सचेंज या मोड ऑफ रेस्पायरेशन की अगर बच्चों बात की जाए तो यहाँ पर अगर जनरली बात करते हैं किसके अंदर, किसकी, रिस्पायरेशन की। तो रिस्पायरेशन की बात करते वक्त बताया जाता है कि व्हाट आर द मेथड ऑफ रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। तो मेथड ऑफ रिस्पायरेशन की बात करते वक्त बताया जाता है कि बेसिकली 3 तरह के मेथड इसके अंदर पाए जाते हैं। सही है, सबसे पहले जो होता है दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी। ठीक है, पहले जिसको आप कहते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। दूसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड द कुटेनियस। ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास आता है दैट इज़ कॉल्ड बकल। बेसिकली ये 3 तरह की रिस्पायरेशन फ्रॉग के अंदर पाई जाती है, पल्मोनरी, कुटेनियस और दूसरी आती है बकल, तीसरी। ठीक है, पल्मोनरी आप लोग जानते हैं कि जो पल्मोनरी है ये किसके थ्रू हो रही होती है, ये बेसिकली हो रही होती है लंग्स के थ्रू। जो कुटेनियस होती है बच्चों, ये होती है स्किन के थ्रू। और जो बकल होती है, ये बकल बेसिकली हमारे पास हो रही होती है, इसकी अगर आप बात कर लें कि ये बकल आपकी ओरल कैविटी या बकल कैविटी के थ्रू होती है। पता होना चाहिए व्हाट इज़ बकल कैविटी। बकल कैविटी बेसिकली कॉकरोच फ्रॉग के अंदर जो है ओरल कैविटी का जो साइड का पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के लिए हो रही होती है। अक्सर किताबों में ये बात लिखी जाती है कि जब फ्रॉग जो है कौन सी कहाँ पर हो, जब लैंड पर हो तो ये पल्मोनरी करता है, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है जब ये वाटर के अंदर हो। ठीक है, तो ये कुटेनियस और जो है वो बकल रिस्पायरेशन कर रहा होता है। तो ये मेथड्स होते हैं फ्रॉग के अंदर। अच्छा, फ्रॉग के जो लंग्स होते हैं ना बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि फ्रॉग के लंग्स जो होते हैं वो नॉन मस्कुलर होते हैं। जैसे हमारे लंग मस्कुलर है ना, इनके नॉन मस्कुलर होते हैं। आपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा जब हम फ्रॉग के लंग्स के ऊपर पिन मारते हैं तो वो पंचर हो जाते हैं। यही वजह होती है कि ये जो फ्रॉग के लंग्स होते हैं बच्चों, ये नॉन मस्कुलर होते हैं। सारी बातें थी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड बात आती है बच्चों, वो आ जाती है किसकी, वो हमारे पास आ जाती है बर्ड्स की। ठीक है, बर्ड्स के बारे में याद रखना बच्चों कि बर्ड्स के अंदर बहुत बेहतरीन जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो आपने कह दिया कि बर्ड्स के अंदर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो होता है वेल डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि दे हैव वेल डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम। वेल डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? वेल डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब ये है क्योंकि बर्ड्स जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती हैं, तो इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए। इसके पास क्या मौजूद होता है? मस्कुलर पेयर लंग्स होते हैं। मस्कुलर लंग्स हैं जो कि पेयर के अंदर मौजूद होते हैं, और इनके अंदर पास क्या मौजूद होते हैं? एयर सैक मौजूद हैं। और जो एयर सैक है उनकी तादाद है तकरीबन 8 to 9। तो 8 to 9 एयर सैक्स मौजूद होते हैं। जब ये 8 to 9 एयर सैक्स मौजूद हैं तो याद रखना बच्चों कि जो एयर सैक्स होते हैं ये नॉन मस्कुलर होते हैं और नॉन वैस्कुलर होते हैं। तो एयर सैक की जहाँ तक बात है, एयर सैक जो है नॉन मस्कुलर है और नॉन वैस्कुलर है। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। उसके बाद अगर मैं आगे आप लोगों को और समझाता चलूँ वो क्या है उसको ज़रा समझिएगा। हमारे पास एक पॉइंट और आता है बच्चों, वो पॉइंट क्या है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो मैंने कह दिया कि मेरे पास नॉन मस्कुलर या नॉन वैस्कुलर की बात आ गई, तो आइए ज़रा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मैंने कहा दिस इज़ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर
ये देखिए, ये हमारे पास ठीक है इस तरह का एयर सैक्स होता है, और इन एयर सैक्स ये आगे जाके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी आपको ये कहा जाता है कि एयर एंटर होती है इनके नॉस्ट्रल से एंटर होती है कहाँ पर, पैरा ब्रोंकाई में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चों कि इनके जो वॉइस बॉक्स होता है ना, तो इसको ये साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसको कहते हैं सायरिंग्स। ठीक है, जो साउंड बॉक्स होता है इसको सायरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे साउंड बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं। अच्छा, होता क्या है डबल, ये बर्ड्स के अंदर ना डबल इंस्पायरेशन होती है, डबल इंस्पायरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डबल इंस्पायरेशन? डबल इंस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा इन्होंने एयर को एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ ये एयर जाना शुरू हो गई, दैट इज़ कॉल्ड, पहले एक दफ़ा एयर एंटर किया था तो यहाँ आई, सही है, उसके बाद सेकंड दफ़ा जब की तो वो प्रेशर के साथ इधर एयर सैक के अंदर जाना शुरू हो गई। तो ये क्या कर लेते हैं, एयर सैक के अंदर स्टोर कर लेते हैं एयर को। तो ये एयर सैक किस लिए होते हैं, स्टोरेज ऑफ एयर, सही है। अच्छा, इनके अंदर एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन। अब से पूछा जाए कि भाई व्हाट डू मीन द वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन की डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि बेसिकली वेंटिलेशन हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एयर होती है, सिंपल समझ लें, एक्सचेंज ऑफ एयर, यानी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जो है वेंटिलेशन हो रही है। तो एयर वेंटिलेशन दो तरह की होती है ना, एक होती है कंप्लीट, एक होती है इनकम्प्लीट। क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग है, ये डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा इसलिए मैं लिख नहीं रहा, अब आपको सिर्फ बता रहा हूँ। कंप्लीट वेंटिलेशन वो होती है जिसके अंदर, जैसे बर्ड्स के अंदर तमाम हवा जो लंग्स के अंदर मौजूद होती है वो एज इट इज़ बाहर आ जाती है, समझ आई बात, और फिर बाहर की हवा अंदर, यानी एक वक्त में कम्प्लीटली एयर जो है वो लंग्स से पूरी की पूरी बाहर निकल जाए और फिर अंदर आ जाए, तो ये कहलाता है कंप्लीट वेंटिलेशन। इनकम्प्लीट वेंटिलेशन क्या होती है, जिसके अंदर पूरी की पूरी हवा बाहर ना निकले, थोड़ी थोड़ी हवा जो है वो लंग्स के अंदर रहे, जिसको आप कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम या रेजिडुअल एयर, ताकि लंग्स को कोलैप्स होने से बचा सकें। ये होती हैं मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो है वो लंग्स के अंदर हवा रहती है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। और कंप्लीट वेंटिलेशन में क्या होती है, ये हमारे पास है बर्ड्स के अंदर, कि बर्ड्स के अंदर जो है बच्चों कंप्लीट वेंटिलेशन होती है कि पूरी की पूरी एयर बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली हमने ये बर्ड्स की बात कर ली। बर्ड्स की बात करने के बाद फिर अगर हम सेकंड बात करते हैं बच्चों, उसको ज़रा समझिएगा। फिर हमारे पास जो सेकंड बातें आती हैं वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, जो कि ह्यूमन की। आपने कह दिया कि भाई रिस्पायरेशन इन मैन, ठीक है, कि मैन के अंदर रिस्पायरेशन कर रहे हैं। मैन के अंदर किस तरह की रिस्पायरेशन होती है इसको ज़रा समझते हैं। देखें, जब भी कभी हम मैन के अंदर रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं ना, किस तरीके से रिस्पायरेशन मैन के अंदर होती है एक दफ़ा देख लेते हैं। मैन के अंदर रिस्पायरेशन इस तरीके से देखी जाती हैं कि गौर से सुनना भाई बात में, ये होता ये है कि एक बेसिक बात जो समझाने वाली है वो क्या, वो है ये कि मैन के अंदर सबसे पहले एक बेसिक फिनोमिना आता है। वो क्या, वो फिनोमिना ये है कि हमारे पास जो है वो नेयर्स मौजूद होते हैं, जिसको आप नॉस्ट्रल्स कहते हैं। नेयर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर और एक होता है इंटरनल लेयर, ठीक है ना। ये दो तरह के नेयर्स होते हैं, ठीक, एक बाहर की तरफ से एक अंदर की तरफ से नेयर्स होते हैं। जैसे कि जो बात समझाई जाए वो कैसे समझाई जाती है कि आप लोग ज़रा देखिएगा कि ये हमारे पास
ये एक स्ट्रक्चर है। ये जो बिल्कुल बाहर वाले लेयर्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल लेयर्स, और इसके अंदर जो पूरे हैं वो है इंटरनल लेयर्स। तो ये एक्सटर्नल लेयर होते हैं, फिर ये इंटरनल लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स की बात कर ली। अब होता ये है कि जब सब्सटेंस यहाँ से मूव करके अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद डायरेक्ट फेरिंग्स में जा रहे होते हैं। याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा, बता आपको रहा हूँ। एक्सटर्नल लेयर्स के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं, म्यूकस मौजूद होता है, क्योंकि हेयर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं, ह्यूमिडिफाई कर रहे होते हैं। सही है, और जो है जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको अंदर नहीं आने देते। इंटरनल लेयर्स जो हैं वो ये बोनी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप लोग को ये बात समझाता चलूँ बच्चों कि आप लोग यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर ये हमारे पास मौजूद होता है पैलेट, जिसको आप तालू कहते हैं। पैलेट के पीछे ये इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसको आप कौवा कहते हैं ना, हलक का। हलक के कौवे को मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड यूबुला। ठीक है, हलक के कौवे को कहते हैं यूबुला। ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड हार्ड पैलेट, पीछे वाला पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, मुंह के अंदर खाना जाता है, नाक से एयर जाती है, इस तरीके से होता है पूरा पैसेज। तो याद रखना बच्चों कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ऊपर से, ये हमारे पास चलता है क्या, दिस इज़ कॉल्ड द फेरिंग्स। जब ये हमारे पास फेरिंग्स आते हैं और ये लोअर पोर्शन हमारे पास इस तरीके से, तो हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास आ गया क्या, दिस इज़ कॉल्ड द फेरिंग्स। अच्छा, अब ज़रा समझिएगा, जो मैं अब आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो क्या, वो है ये कि जब ये आपने पूरा पोर्शन बता दिया तो इन पोर्शन बताने के बाद और क्या पॉइंट होता है, इस पॉइंट को ज़रा एक दफ़ा समझ लेते हैं। होता ये है कि जब लेयर्स की बात आ गई, एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स, तो इन लेयर्स की बात करने के बाद अब क्या पॉइंट होता है उसको एक दफ़ा देख लें। मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल लेयर, फिर इंटरनल लेयर, फिर आ जाता है ये फेरिंग्स। तो ह्यूमन के अंदर ये हिस्सा कहलाता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के ना 3 पोर्शन होते हैं, या फेरिंग्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि फेरिंग्स के अंदर, बच्चों मेरे ना अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मैं लिखने ज़्यादा बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठते चले जाए। फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, जिसमें फूड भी जा सकता है, एयर भी जा सकता है। लाइक अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो नेज़ल कैविटी के पीछे वाले, ये नेज़ल कैविटी है ना, इसके पीछे वाला जो फेरिंग्स है दैट इज़ कॉल्ड द नेज़ोफेरिंग्स। NP लिखना समझ जाइएगा। यहाँ के जो पीछे वाला फेरिंग्स है ओरल कैविटी का, दैट इज़ कॉल्ड द ओरोफेरिंग्स। सही है, और इसके पीछे नीचे, इससे जो नीचे है दैट इज़ कॉल्ड लैरिंजियोफेरिंग्स, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लैरिंग्स, जिसको आप वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये हमारे पास लैरिंग्स है, या इसको आप साउंड बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। और इसी के बिल्कुल नीचे से आपका ट्राइकिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्राइकिया। ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइकिया। सही है, ये हमारा होता है ट्राइकिया। अब ज़रा गौर से सुनिएगा बच्चों, यहाँ बताया गया कि ये मेरे पास है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स 3 तरह के मैंने आपको बता दिए। पहला था क्या, नेज़ोफेरिंग्स, दूसरा क्या था, ओरोफेरिंग्स, तीसरा है लैरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, इस तरह से 3 हिस्से होते हैं। फेरिंग्स के बाद फिर हमारे पास आ जाता है क्या, दैट इज़ कॉल्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रैकिया। ठीक है बच्चों, ये तो मैं पढ़ा तो ना हूँ, आप लोगों को जो है बुक को भी फॉलो करना है, बुक से भी देखना है। ठीक है, ताकि कोई चीज़ अगर खुदा ना खास्ता मिस हो जाए तो आपको ये बातें याद रहें। ट्रैकिया में क्या होता है, सीलिया मौजूद होते हैं, म्यूकस मौजूद होता है, जो कि स्लिपेज ऑफ एयर या डस्ट पार्टिकल अगर एंटर हो जाए तो उसे रोके। इनके बीच में एक सेपरेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लॉटिस, जिसको आप एपीग्लॉटिस कहते हैं कि इन दोनों में से किसी के ऊपर आ जाए। ठीक है, अच्छा ये जो हिस्सा होता है बच्चों, ये वाला पोर्शन, दिस इज़ कॉल्ड यूवुला। इसका मैं फंक्शन आपको बताना भूल गया। ये करता है क्या है, जब आप मुंह से पानी पी रहे होते हो तो पानी कहीं ऐसा ना हो कि ये घूम के नाक से बाहर आ जाए, तो अल्लाह ताला ने इसको सेपरेशन दी होती। फ़ौरन से जैसे आप पानी पीने लगते हो, ठीक है, और जब आप निकलते हो तो आप अगर निकलने के बाद ये क्या होता है, ये ऐसे क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, ताकि एक ये ऐसे बंद हो जाता है इसके ऊपर, तो खाना डायरेक्टली यहाँ से यूसोफेगस में चले जाता है इधर। ठीक है, स्टमक में चले जाएगा। ठीक, एयर जा रही होगी तो इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जब खाना जा रहा होता है तो ये एक्चुअली क्लोज़ कर देता है। ये एपीग्लॉटिस यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है, तो ये यूँ क्लोज़ हो जाएगा, ये यूँ क्लोज़ हो जाएगा।
जिससे ये सब्सटेंस मूव करके यहाँ आ जाता है, जो भी खाना खाए होगे आप, तो ये स्टमक में आ जाएगा। तो बेसिक ये सीक्वेंस होता है बच्चों। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मैंने ये बात कर ली कि इस तरीके से ट्रैकिया के बाद फिर हमारे पास कौन सा पोर्शन आता है बच्चों, फिर हमारे पास आता है ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद क्या आता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद क्या आता है हमारे पास, एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट, DUCT डक्ट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एल्वियोलाई, फिर आता है बच्चों हमारे पास एल्वियोलर सैक। तो बेसिकली हमारे पास ये पूरा सीक्वेंस होता है क्या, जिसमें आपने कह दिया नेयर्स होते हैं, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वियोलर डक्ट होता है, एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स होते हैं। ये बात याद रखना बच्चों कि ये जो सीक्वेंस है सारा का सारा, ये जो सीक्वेंस है ऊपर से लेके नहीं, यहाँ गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, यहाँ होती है गैस एक्सचेंज। ठीक, अच्छा एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करता चलूँ, ठीक है, इधर ही बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमारे पास मौजूद होता है थॉरैक्स, हमारे पास मौजूद होता है क्या, डायफ्राम पूरा ही लिख रहा, ठीक है। हमारे पास मौजूद होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, याद रखिएगा, ये ना पेपर में पूछते हैं, ये चार्ट इसलिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ। अगर पेशेंट ने इंस्पायर किया, पेशेंट ने एक्सपायर किया, तो जब भी कभी बच्चों पेशेंट इंस्पायर करेगा तो थॉरैक्स जो होता है ना वो आउटवर्ड आता है, याद रखिएगा। पेशेंट जब एक्सपायर करता है तो थॉरैक्स जो है वो इनवर्ड जाता है। ठीक है, जब डायफ्राम क्या हुआ, जैसे ही बच्चों इंस्पायरेशन की पेशेंट तो डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, नीचे जाता है या कहता है डोम शेप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब भी कभी एक्सपायर करता है तो डायफ्राम अपवर्ड जाएगा। बच्चों याद रखना है आपको, पेपर में एज इट इज आए होता है। आई फॉर इंस्पायरेशन, आई फॉर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। पहली बात, ये मौजूद कहाँ होता है, लंग्स है ना, लंग्स के किनारे पे इस तरह के मसल्स मौजूद होते हैं, दैट इज़ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, बाहर की साइड पर, अंदर की साइड पर। बाहर की साइड पे होंगे तो इंटरनल, अंदर की साइड पे होंगे तो एक्सटर्नल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख लें कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो गई बात, अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात आ गई तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को इंटरनल इंस्पायर करते वक्त, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है ना बच्चों, ये करेंगे रिलैक्स, ये याद रखिएगा। इंस्पायरेशन करते वक्त इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, तो आई फॉर इंस्पायरेशन, आई फॉर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और एक्सपायरेशन करते वक्त ई फॉर एक्सपायरेशन, ई फॉर एक्सटर्नल, तो यहाँ पर ये आ रहा है नीचे, ये रिलैक्स करेंगे। ये बात याद रख लेना बच्चों, पेपर में आएगा, ये लाजमी आएगा। ठीक है, बाकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्सपायरेशन करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट, अपोजिट हो गया ना तो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इंस्पायरेशन करते हुए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, अपोजिट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ, चलें ये तो आपने बात कर ली, कुछ चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्ट से हट के बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ना ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही बताई जाए। सारी चीज़ें ही बताई जाएगा मतलब ये है कि भाई मतलब सारी चीज़ें ही वही बताई जाओ, इंटर में पढ़ी हैं आपने। ठीक है, तो ज़रा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, जो पॉइंट समझने वाला है, 2 मिनट बच्चों, हाँ ये रहा। अच्छा खैर, तो ये देखें, ये हमने इसकी बात की। एक चीज़ ज़रा समझिएगा कि हमारे पास बॉडी के अंदर होता क्या है कि ये लंग्स हैं। ठीक है, ज़रा गौर से सुनिएगा, छोटे से लंग्स बना देता हूँ मैंने कहा दिस इज़ द लंग्स, दिस इज़ लंग्स। ठीक है, ये 2 लंग्स बना दिए मैंने आपके सामने। इन लंग्स के अंदर ये मौजूद है डायफ्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ब्रेन।
ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये एक नर्व आती है, इस नर्व का नाम है वेगस, VAGUS, वेगस नर्व। ये ब्रेन से आती है, दैट इज़ द क्रेनियल नर्व। मैंने चैप्टर 3 में आपको पढ़ाया था क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, तो थी वेगस नर्व। अब ज़रा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं हेडिंग से नहीं समझा रहा, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि हम MCQ सॉल्व करते हैं एक्चुअली। देखिएगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा, तो आपकी बॉडी में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जैसी ऑक्सीजन आए। अब अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत 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 ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप फ़ौरन से सांस तेज़ तेज़ लेना शुरू करोगे। तो तेज़ तेज़ कैसे लेना शुरू करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? आपकी बॉडी में क्या पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ है? नहीं ना। आपको आपकी बॉडी खुद कैसे कंपनसेटरी मैकेनिज़्म करता है, ये है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है, वैसे ही आपको पता है भाई वाटर मौजूद है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, H2CO3 बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। जैसे बच्चों ये कार्बोनिक एसिड बनेगा ना, कार्बोनिक एसिड है ये, ठीक है। और ये एक एसिडिटी है, यानी इसका मतलब है जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? इस कंडीशन को कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अब देखिए कि ये जो H2CO3 है ना, ये ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव आइन में और HCO3 नेगेटिव आइन में। आपको पता है ना, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आइन दे। लेकिन मज़े की बात यह है कि किस एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, ये टूटता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। जैसे हम ये बात करते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने के नतीजे में हमने कहा H पॉजिटिव आइन और HCO3 नेगेटिव आइन, ठीक है। ये H पॉजिटिव आइन हो गया, HCO3 नेगेटिव आइन हो गया। ये H पॉजिटिव आइन भागते हुए जाता है, किसको बताएगा? ये बताएगा जाके ब्रेन को कि भाई तुम्हारी बॉडी में H पॉजिटिव आइन बढ़ गया है। इसका मतलब है बॉडी ये जानती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आइन, यानी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, H पॉजिटिव आइन का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन फौरन से ये गया ब्रेन में, तो अगर आप इसको ऐसे देख लें कि H पॉजिटिव आइन गया ब्रेन में। जैसे ही H पॉजिटिव आइन ब्रेन में जाता है बच्चे, तो ब्रेन में जाने के नतीजे में क्या होता है कि ब्रेन से एक कंपाउंड होता है, याद करो आप लोग, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, एक कंपोनेंट है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा सारे वाइटल टास्क कंट्रोल करता है, जिसमें रिस्पायरेशन है। फ़ौरन से वेगस नर्व को कर देगा स्टिमुलेट, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, ये डायफ्राम जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि अगर डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है तो पेशेंट क्या करेगा? इंस्पायरेशन। समझ आई बात? तो अब डायफ्राम नीचे जाता है, पेशेंट इंस्पायर करता है, तो इसका मतलब ये है कि डायफ्राम के नीचे जाते वक्त पेशेंट जो है वो इंस्पायर करता है, ठीक है। तो ये फिनोमेना तो साथ साथ चलता है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्या होता है कि समझे, मेरा हाथ जो है वेगस नर्व है और ये डायफ्राम, ये पेन, मैं ये नीचे लेके जा रहा है, खुद ही ऊपर लेके आ रहा है, फिर ये नीचे लेके जा रहा है, फिर ऊपर लेके आ रहा है, फिर ये नीचे लेके जा रहा है, फिर ऊपर लेके आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेगस नर्व अपनी खुद वॉलंटरी एक्टिविटी कर रहा होता है, सॉरी इनवॉलंटरी एक्टिविटी कर रहा होता है। अगर आपसे को पूछा जाए कि रिस्पायरेशन वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है, तो आप कहोगे दोनों है। मैं कहूँ आपसे सांस रोक लो, तो आपने सांस रोक ली है। देखिए, जब आपने सांस रोक ली तो इसका मतलब क्या है कि आप वेगस नर्व को कहते हैं कि रुक जाओ, नहीं जाओ, ठीक है। तो क्या होता है कि वेगस नर्व रुकी हुई, लेकिन वेगस नर्व नीचे जाने की कोशिश करती है ताकि आप क्या कर लें? इंस्पायरेशन। लेकिन आपने सांस को रोका हुआ था। अल्टीमेटली क्या होता है? वेगस नर्व नीचे चले जाती है, यानी जीत किसकी हो जाती है? वेगस नर्व की, और आप सांस ले लेते हो। जिस दिन आपकी जीत हो गई ना, उस दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई बात समझ में? तो ये चक्कर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सारा प्रोसेस गैसेस रिस्पायरेशन इन मैन के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है बच्चों, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ने पढ़ के आना है। एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम्स। अच्छा, ये जो वेगा इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है? ये जो कुछ चीज़ें होती हैं दैट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। कुछ वॉल्यूम है बच्चों, ये आपने पढ़ना है, होमवर्क है। 2 होमवर्क आपको दूंगा आज मैं, एक टाइडल वॉल्यूम, दूसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी।
ठीक है। तीसरा जो है दैट इज़ फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, समझ आई बात। इस तरीके से फोर्स इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। तीसरा है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपने ढूंढ के लाना है। एक होमवर्क आपका ये हो गया। टाइडल वॉल्यूम मैं बता देता हूँ। एक टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है अब लोग जानते हैं, 5 लीटर। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली आपका 500 ml होता है, यानी 0.5 लीटर। ठीक है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त होता है। अभी आप लोग सब बैठे में, मैं बैठा हूँ जो इस वक्त इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। याद रखिएगा, बहुत जल्द मैं लाइव सेशंस आप लोगों के साथ करूँगा। और लाइव सेशंस मैं इस तरह से करता हूँ, मुझे नेट वेट का इशू नहीं होता, मैं क्लियर बता रहा हूँ। 32 MB के नेट मैंने लिए मैं घर पे। मैं डायरेक्टली सबका कैम ऑन करवाऊँगा जिस दिन मैंने लाइव सेशन ले लिया, और कैमरा ऑन करवाने के बाद मैं पूरा रिव्यू करना शुरू कर दूँगा सबसे एक चीज़। मुझे फ़र्क नहीं है, मैं पेड वर्जन का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ठीक है, जूम का 3-3 4-4 घंटे की क्लास हो सकती है, कोई मसला नहीं है, मैं ले लूँगा। लेकिन ये मैं आपको क्लियर बात कह रहा हूँ कि आपने पढ़ के रखना है ये सब। ये जो जितना भी मैंने पढ़ा दिया ऑलमोस्ट आपका कोर्स एंडिंग की तरफ है। ठीक है ना। और मेरे लिए कोर्स वाइंड अप कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको स्लो इस तरीके से इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि हमें कोई जल्दी थोड़ी है। हम जितने भले टेस्ट, जैसे मिसाल है कल है, मैं आज आपको कंप्लीट करूँ, तो आपको ये पढ़ के रखना है पहले से ही। मैं जितने लाइव सेशंस मैंने रख लिए, मैं क्लियर बता रहा हूँ, उस लाइव सेशंस में सब आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर MCQ सॉल्व कराऊंगा। और ये सब आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम से पढ़ा रहे हैं, और अगर अभी भी नहीं आया तो क्या फ़ायदा है। और अभी आप लोगों के टेस्ट भी रख रहा हूँ मैं, टेस्ट के लिए मैंने कुछ बंदोबस्त कर लिया। आप लोगों के टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला जुलाई के फर्स्ट वीक से कोशिश यही है कि स्टार्ट कर देंगे। तो अपनी तैयारियां पकड़ लो, मैं क्लियर बता रहा हूँ सबको। खैर, तो ये हमारे पास बात आ गई किसकी, ये हमारे पास ओवरऑल हमने डिस्कस कर ली है इंस्पायरेशन इन मैन की, और ये सारी चीज़ें हो गई ना। अच्छा, एक चीज़ और आती है, जब आप लोग ये सारी बातें डिस्कस करते हैं तो ना बेसिक यूँ समझ लो बच्चों के, हमारे पास जो है ना हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन आता है। हीमोग्लोबिन क्या है भाई, ये आप लोग को पता होता है कि भाई जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है। मायोग्लोबिन मसल्स में होता है। असल में जो आपको बात समझने वाली है ना, डिसऑर्डर ऑफ लंग्स है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ लंग्स जो है वो किस तरीके के हैं, याद रखें 4 डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है ना। पहले डिसऑर्डर जो है बच्चों वो क्या है, वो हमारे पास है, दैट इज़ कॉल्ड लंग कैंसर। ठीक है, मैं हिंट दूंगा, सब लिखना आपने, और मुझे हर बच्चे का पेज चाहिए, उसने अपने पास ये लिखे होने चाहिए। मेरे पास शायद 50 बच्चे हैं MCAT के, तमाम बच्चों का चाहिए मुझे ये। ठीक है, लंग कैंसर। दूसरा क्या आता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्फाइसेमा। ठीक है, तीसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस। चौथा है दैट इज़ कॉल्ड एस्थमा। ठीक है, ये आपके पास 4 चीज़ें। सिर्फ समझा रहा हूँ। लंग कैंसर एक एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होता है जिसके अंदर कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में एक मास डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं ट्यूमर। वो ट्यूमर आपके लंग के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और लंग के अंदर जब एक मास डेवलप हो जाएगा तो लंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब लंग की कैपेसिटी कम होगी तो कैपेसिटी कम होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, पेशेंट को ब्लड आना शुरू हो जाएगा, उसकी खांसी में वो बलगम जब आएगा तो उसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ये मेजर सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर के। लंग कैंसर को हटाने के लिए इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले बता दें इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। स्मोकिंग फर्स्ट कॉज है। दूसरा कॉज ये हो सकता है कि कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं, म्यूटेशंस हो जाए, म्यूटेशन की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर मैं इनकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो इनकी ट्रीटमेंट जो होती है वो किस तरीके से होती है, या तो उतना पार्ट लंग का कट कर दिया जाता है, सही है, या फिर आप क्या करते हैं, या आप करते ये हैं कि लंग के अंदर जो है वो कीमो एंड रेडियोथेरेपी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चक्कर है लंग कैंसर का। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, लंग के अंदर बच्चों एक फ्लूइड होता है जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है,
निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेक्टेंट। ये पेपर में आता है, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, आप लोगों को बताना। सरफेक्टेंट वो होता है जो कि बेसिकली सरफेस टेंशन को रिड्यूस करे, ठीक है। एक तो फ्लूइड वो होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, जो लंग के अंदर जो है वो शॉक एब्जॉर्बिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, ये होता है। खैर, एम्फाइसेमा की अगर बात करें, व्हाट इज़ एम्फाइसेमा वो एक लंग की डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है, जिसके अंदर जो लंग के एल्वियोलाई है वो स्टार्ट टू डीजेनरेट, ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है भाई एम्फाइसेमा को? भाई होता ये है इसमें कि इलास्टिसिटी लंग की रिड्यूस हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को, खांसी आना शुरू हो जाती है, डीप सांस लेता है तो एकदम पावरफुल कफ आता है, यानी लंबी गहरी सांस नहीं ले पाता, तो ये कहलाता है एम्फाइसेमा। इसके ट्रीटमेंट क्या होती है? इसकी कोई ज़्यादा ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी देते हैं लंग्स की। वो फिजियोथेरेपी कैसे करता है लंग्स की? वो इस तरह से करता है कि पेशेंट जो है वो डीप ब्रीथ लेता है, स्पायरोमीट्री, नेट पर जाके सर्च कीजिएगा स्पायरोमीट्री क्या होती है। ये स्पायरोमीटर ये इसको ज़रा सर्च कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि स्पायरोमीटर क्या होता है। टीबी आप लोग जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरकल बैसिलाई, ये बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। टीबी लंग टीबी एक्चुअली हमारे पास ये टीबी हर जगह का होता है, बोन का भी होता है, ब्लड का भी होता है, इंटेस्टीन का भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टीबी की बात आ गई। अगर आप यहाँ बेसिक जनरल टीबी की बात करें तो टीबी की बात करते वक्त क्या बताया जाता है कि टीबी में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। टीबी में होता ये है कि पेशेंट जो है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। एक बेसिक जो थीम है वो ये है, इसमें भी स्प्यूटम में ब्लड आ रहा होता है टीबी के पेशेंट्स में, सही है। कंटेजियस है, एक से दूसरे में फैलता है। BCG यानी बैसिलाई कलमेटिक ग्वारीन, ये एक वैक्सीन होती है जो पेशेंट को लगती है, टीबी जो बच्चों में पहली लग जाती है ना, जिसका हाथ पर भी आपके निशान है। अगर निशान नहीं है तो जाके दोबारा लगवा लीजिएगा, क्योंकि निशान आना इसका बहुत ज़रूरी है। तो BCG का इंजेक्शन लगता है, ये वैक्सीन होती है अगेंस्ट टीबी। पाकिस्तान 9वें या 10वें मुल्क में है जिसमें टीबी कॉमन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये होती है टीबी। एस्थमा आपको पता है ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसमें आपके जो लंग्स में एल्वोलाई हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये जितनी बात आ गई ये तमाम बातें एस्थमा के बारे में। तो हम पेशेंट को क्या देते हैं? इन्हेलर दे होते हैं ताकि पेशेंट इन्हेल करे और ब्रोंको डायलेट हो जाए, वो वापस अपनी जगह पर आ जाए। ब्रोंको डायलेटर का मतलब ये होता है कि जो सिकुड़ गया है वो डायलेट हो जाए। तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एस्थमा। तो हमने यहाँ बात कर ली लंग कैंसर, फिर बात कर ली एम्फाइसेमा, फिर टीबी और फिर क्या हो गई बच्चों एट द एंड एस्थमा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों पूरा प्रोसेस? ये हमने लंग कैंसर की बात कर ली। यहाँ पर ये आपका चैप्टर हो गया वाइंड अप। जिस हिसाब से मैं चैप्टर्स को लेके चल रहा हूँ बच्चों, उसी हिसाब से आपने अपनी बुक रीडिंग भी करनी है, ठीक है। रही बात इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे या तो ट्रांसपोर्ट या तो न्यूट्रिशन। ये दो जैसी चैप्टर हो जाएंगे, समझे फर्स्ट ईयर का मेजर चंक हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन से MCQs बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे किंगडम्स के ऊपर सारे किंगडम्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने कोर्स को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे फर्स्ट ईयर के। तो बेसिक मेरे पास न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट रह गया, जो बेसिक मैं समझता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्गर जोन है। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपकी वीडियोस को अपलोड करके ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन वाइंड अप करा दूँ और फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा किस पे? किंगडम्स पर। किंगडम्स का मसला नहीं, एक दिन में एक किंगडम निकलेगा और ये पूरा आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों तैयारी अपनी सॉलिड रख लीजिए, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर हो जाएगा लाइव सेशंस मेरे स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश मेरी यही है कि जुलाई के 5th या 6th तक आपका फर्स्ट ईयर वाइंड अप कर दूँ, फिर सेकेंड ईयर के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको तेज़ी से निपटाएं। क्लियर है यहाँ तक बात बच्चों? इसमें कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी अगर आप लोगों को हो तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा मैसेज करके, और इससे रिलेटेड एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।